मॉर्निंग। आप सबको डॉक्टर प्रीति का नमस्कार। आरोग्य विचार के 10th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम आरोग्य विचार आप सबकी जागरूकता के लिए ही बनाया गया है। आप सबको पता है आजकल स्वस्थ रहना कितना मुश्किल हो गया है और स्वस्थ की परिभाषा में हमें शारीरिक स्वास्थ्यता के साथ मानसिक स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर हमारे बीच जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो है एमडी पीडियाट्रिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जैस्मिन मैम। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं उनका। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमें पता है मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है वो सब आज हमें मैम बताएंगी। तो मैम एक्चुअली मेंटल हेल्थ जो हम बोल रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य हम बोल रहे हैं, वो हम किस चीज को बोलते हैं? देखिए, जैसे फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर मैं बताऊं कि अभी हमें बुखार है या अभी हमें कोई चोट लग गई है तो हमें पता नहीं लग जाता कि अभी मैं बीमार हूँ या मुझे किसी चीज की दिक्कत है, यहाँ पे मेरे पेन हो रहा है तो मैं गिर गया तो वहां से ब्लड निकला, तो ये हो गया फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आती तो हेल्थ में है, लेकिन ये वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती कि हमें बुखार है। इसमें क्या है, जैसे अभी मैं खुश हूँ या अभी मैं डिप्रेशन में चली गई, किसी चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, तो ये आ जाती है मेंटल हेल्थ। अगर हम WHO की डेफिनेशन पे देखें कि एक हेल्दी पर्सन हम किसे बोल सकते हैं, उसी में लिखा गया कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। अगर ये तीनों चीजें बच्चे में है, तीनों चीजें किसी में है, तो वो ही एक हेल्दी पर्सन माना जाएगा। इसमें जो वर्ड लिया गया मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या है कि इट्स अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग। अगर आपके सराउंडिंग में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, अगर अभी हमने यहाँ से पोजीशन चेंज करके नए एनवायरनमेंट में चले गए या कोई वायरलेस वाला एनवायरनमेंट है, उससे हमें इंडिविजुअल में हमारे खुद में क्या डिफरेंस मिल रहा है, हम उसको कैसे कोप कर सकते हैं, ये हो गया मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ आपकी गुड होगी, अच्छा होगा, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, आपके अंदर इरिटेबिलिटी आएगी, एंगर इशू आएंगे, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पे फिजिकली हेल्थ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है कि आप ये कीजिए, आपको ये चीज़ खाना चाहिए। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करता है कि आपका स्पेशली किड्स में कि बच्चे स्कूल में हैं, भाई वो तो अवेयर ही नहीं है इस चीज़ के लिए, उन्हें क्या पता डिप्रेशन क्या है, उन्हें क्या पता एग्जाइटी क्या है। वो अपने स्कूल में ही अलग अलग चीज़ों से इतना गुजर रहे हैं कि बच्चों के जो माँ बाप है उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो स्पेशली फोकस करना चाहूँगी मैं बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर कि हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि उनका बिहेवियर कैसा है। लाइक अभी जो इस टाइम जनरेशन टू जनरेशन ऑब्वियसली गैप आता जाता है। पहले की जनरेशन बिल्कुल ही डिफरेंट थी, अभी की जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम आज के बच्चों की बात करें तो एंगर इशू बहुत ज़्यादा है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, जैसे पेरेंट्स कह देते थे कि बेटा आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, वो चीज़ फॉलो होती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्वेश्चनिंग होती है कि मैं ये चीज़ फॉलो क्यों करूँ। एंगर इश्यूज बढ़ता है। अगर हमने मान लो मेरे बच्चे ने मेरे से कोई चीज़ मांगी, वो मैंने नहीं दी, तो वो इरिटेट हो जाएगा, तो वो गुस्सा हो जाएगा, ये हो गया एंगर इश्यूज। या वायलेंस क्रिएट करेगा, खुद को हार्म पहुंचाएगा, दूसरों को हार्म पहुंचाएगा, दूसरे को पीटेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस और बिहेवियर डिसऑर्डर की तरफ जाती है। तो इस टाइम पे मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करना, आम जनता को पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ आपके लिए क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैम ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ अपना मानसिक स्वास्थ्य भी देखना है, और स्पेसिफिकली जो बच्चे हैं वो ग्रोइंग एज में हैं, उनका जो मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं। आजकल के बच्चे को ज्यादा ही सवाल पूछने लगे हैं, है ना। हर चीज में अगर हम कोई चीज मना करते हैं, बेटा ये मत करो, तो वो पूछते हैं मैं क्यों ना करूँ, क्या दिक्कत है इसमें। और अगर आपने दूसरी बार मना किया तो वो गुस्सा होने लगते हैं, सामान उठा के फेंकने लगते हैं, उनमें चिढ़ होने लगती है। आप लोगों के बच्चों में भी आपने ये सब देखा होगा। आजकल की हम लोग की जैसे डिजिटलाइज्ड लाइफ है, काफी हम लोग टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप्स इस सब पे भी डिपेंडेंट है, इसका भी काफी असर होता है। तो आइए मैम से जानते हैं कि इस चीज का इफेक्ट हमारे बच्चों की साइकोलॉजी पे, मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ रहा है मैम? ऑब्वियसली जैसे आज की जनरेशन में मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, तो बच्चों को वो कम टाइम दे पाती है। जब बच्चों को कम टाइम दे पाती हैं या वो कोई हाउस होल्ड कोर्स में बिजी है, तो मदर को होता है कि भाई
अभी कुछ टाइम पे बच्चा शांत रहे तो मैं उसको मोबाइल दे देती हूँ या मैं उसको टीवी ऑफर कर देती हूँ। उनको लगता है कि मेरा बच्चा नर्सरी की राइम सीख रहा है, ABCD सीख रहा है, 1 2 3 या पोइम सीख रहा है, जो कि मैं नहीं बोलूँगी गलत है, लेकिन उसका एक्सेस में यूज़ करना, बेबी को आप 3 to 4 आवर्स की स्क्रीन टाइमिंग दे रहे हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसके लिए मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी। या कई बार क्या होता है, मदर फादर दोनों ही अभी आए हैं, घर काम करने के बाद घर पर आए हैं, तो उनको होता है अभी हम थोड़ा मी टाइम स्पेंड करें, तो उस टाइम पे भी वो बच्चों को जो कम्युनिकेशन गैप बहुत आ रहा है इस वजह से मदर और फादर क्या करती है कि मैं 10 मिनट थोड़ा शांति से बैठता हूँ तो इसको मैं मोबाइल दे देता हूँ। तो जितना भी डिजिटलाइजेशन बोल दो या हम बोल दें कि ऑनलाइन चीज़ें बच्चे हमारे सीख पा रहे हैं, तो इनकी स्क्रीनिंग टाइम बहुत ही कम कर देनी चाहिए। एक तो इनका फिजिकली भी इस पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है, बच्चा कंटिन्यूली स्क्रीनिंग कर रहा है तो आइज पे इफेक्ट पड़ रहा है, ओब्वियसली उसके ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। साथ ही में जब भी बच्चा आपका स्क्रीन देखता है, कोई टीवी देखता है, तो बिल्कुल ही सोशली से वो डिकनेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी बच्चा पोएम देख रहा है या टीवी देख रहा है, आप उनको आवाज़ लगाओ, जैसे मेरे भांजे का नाम वेदांश है, तो वेदांश को मैं बोलूँगी वेदांश तो वो सुनेगा ही नहीं इस चीज़ को, तो वो बोल सकते हैं कि डिस्कनेक्ट हो गया, वो इतना ज़्यादा डीप उसी चीज़ में चला गया कि उसको टीवी ही दिखाई दे रहा है। तो सोशली कहीं ना कहीं वो डिकनेक्ट, पीछे हटते जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मदर और फादर को जो इनका आपस में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है वो नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन सबसे अच्छी चीज़ है बच्चों को, चाहे वो बिहेवियर डिसऑर्डर हो, चाहे वो टीवी स्क्रीनिंग जैसे आपने बोला डिजिटलाइजेशन स्क्रीन का, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो मैम ये जो जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग बच्चों को ज्यादा इंडल्ज कर दे रहे हैं, हमारी ही गलती है, पेरेंट्स की गलती है ना। तो ये सब मैम इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए बच्चों को कैसे, हम इस टाइम को कैसे कम कर सकते हैं, तो इससे क्या क्या उपाय हमें अपनाना चाहिए? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि अभी अभी बेबी बॉर्न हुआ है और अभी उसको हमने स्क्रीन टाइम दिखाया ही नहीं है, बट वो दूसरों को देख देख के, जैसे बच्चे क्या करते हैं, मिररिंग करते हैं। मैं अगर मोबाइल चला रही हूँ, मैं अगर स्क्रीन देख रही हूँ, तो मेरा आने वाला बच्चा भी मेरे को देख के स्क्रीनिंग ही करेगा। अगर मेरे हाथ में कोई टेक्स्ट बुक है, मैं उसको पढ़ रही हूँ, या मैं कोई अपने वेद पुराण पढ़ रही हूँ, तो मेरे बेबी के हाथ में भी आपको टेक्स्ट बुक या वेद पुराण ही मिलेंगे। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है। तो न्यू बॉर्न जो न्यू मदर है उनको तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा चलो हम बुक से पोइम याद करेंगे, बुक से हम ABCD सीखेंगे और हम गेम्स खेलेंगे, ठीक है। रैदर देन कि हम उसको मोबाइल दें, उसको स्क्रीनिंग टाइम बढ़ाएं, हम उसको दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक गेम्स हो गए, बुक रीडिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो बच्चे पहले से ही जिनकी स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गई, अगर हम उनको मोबाइल छीन रहे हैं तो वो इरिटेट हो रहे हैं। वो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि नीचे लेट जाते हैं कि मुझे तो मोबाइल चाहिए ही चाहिए, मुझे तो टीवी ऑन चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्पेशली जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई आके बोल देता है, दादाजी बोल देते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटा, इनको मोबाइल चलाने दो, क्या हो गया मोबाइल चलाता है तो इसको थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए। तो इसके लिए पहला तो वही है कनेक्टिविटी, बच्चों के साथ आपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है कि आओ बेटा आज हम आपस में बैठ के बात करते हैं। जो चीज़ आपके बच्चे को पसंद है, वो स्कूल में कोई भी गेम हुआ प्ले, तो उसके बारे में आप बात कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है उसके बारे में आप बात कीजिए। फिर आप खुद भी उनके साथ कोई ऐसी गेम्स खेलो जिनसे उसका कॉग्निटिविटी और जो मेंटल पावर है, डेवलपमेंटल जो ग्रोथ है वो बढ़े। ऐसी गेम्स खेलो, ठीक है। लाइक पजल्स गेम हो गई कि अभी ए के बाद क्या आएगा, C आएगा, या वो भूल भुलैया आएगा, A के बाद B आएगा, C आएगा, D आएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों में तो बहुत सारी अभी पजल्स गेम्स आ गई हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से भी आपका बच्चा नहीं मान रहा, तो लास्ट में ये है कि आप एक उसको टू डू लिस्ट दीजिए। लाइक अभी आपने झाड़ू का काम करना है। अब ये तो है नहीं कि भाई बच्चा तो वो झाड़ू पोछा नहीं करेगा, भले ही हमारे घर में कितने भी मेड आते हो, लेकिन हमने बच्चों को हाउस होल्ड सिखाना ही सिखाना है।
अब अगर फादर अपने मदर के साथ कुछ हेल्प कर रहा है, भले ही वो किचन में हेल्प कर रहा है, तो बच्चा वही सीखेगा। ठीक है, तो उसको बोलना है कि आज आपने मम्मी के साथ कपड़ों को फोल्ड करना है, आज आपने मम्मी के साथ बैठ के ये चीज सीखनी है, और ऐसे कुछ कुछ चीजों की आप एक लिस्ट बनाइए। अगर आपने ये सारा काम कर दिया तो आपको हम 20 मिनट स्क्रीन टाइम देंगे। तो बच्चे को पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये चीज अर्न करनी पड़ेगी अगर मैंने स्क्रीन टाइम को बढ़ाना है। आप उसको लालच दे सकते हैं कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो आप जीत जाएंगे, आप जीतेंगे तो आपको मैं कोई नई गेम ला के दूंगा, मैं आपको नई बुक ला के दूंगा या टॉयज ला के दूंगा। तो ये भी एक चीज है, ऐसे करके आप स्क्रीनिंग टाइम बच्चों का कम कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान उपाय बताया मैम, लेकिन ये सब तो हम घर पे कर ही सकते हैं ना। हम लोगों को ये करना है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को हम लोगों को बढ़ावा देना है। उनको हम लोग गेम्स खेलने को बोले, आउटडोर गेम्स खेलने भेजें, और उन लोगों को अलग अलग हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटा मोटा काम तो कर ही सकते हैं, है ना, पानी ले आओ, प्लेट्स लेके रख दो, ये छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं बच्चे। तो हम उनको जितना इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ, उतना ही हम उनको मेंटली भी सपोर्ट करेंगे। और बच्चों की बातें सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया दिन भर, उनके स्कूल में क्या हुआ। हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल से आया बच्चा, हम लोग ऑफिस से, हम लोग भी थक गए, वो भी थक गया, हम लोग बोलते हैं जाओ तुम अपना होमवर्क कर लो। वो कुछ बताना चाहता है आपको, हम नहीं सुनते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें भी अपना होमवर्क करना है। लेकिन बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। मैम एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि ये जो चीजें हैं, बच्चों पे क्या क्या डिजीजेस हम लोग देख सकते हैं, ये मेंटल जो हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं उसकी वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं बच्चों को? देखिए, इसके जैसे मेन इश्यूज तो यही है कि मैटरनल पैटर्नल फैक्टर्स की, जब बच्चे को आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आपके मदर जो है, पेरेंट्स हैं, ध्यान बिल्कुल निग्लेक्ट चाइल्ड होते हैं या अब्यूज चाइल्ड रहते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक ऑटिज्म इज आल्सो बिहेवियर डिसऑर्डर, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसी के साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज की बच्चा कुछ सीख नहीं पाता, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सारे बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो बच्चों को इन्हीं सारी रीजन से होते हैं। और मैम एक और चीज, जैसे ये डिजीजेस हैं बच्चों को हम लोग अगर पहले डिटेक्ट कर लें, हम लोग को आयुर्वेद में पूर्व रूप अवस्था बताई गई है, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम है जो देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा उस स्टेट में जाने वाला है? तो कुछ सिम्टम्स आप बता दीजिए बच्चों में जो नजर आते भी हैं नॉर्मली, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं चलो छोटा बच्चा है, बाद में वो समझ जाएगा, बट वो चीज हाईलाइट होनी चाहिए। तो आपको कुछ पॉइंट्स बता दीजिए हमारी जनता को। देखिए, कुछ जो बिहेवियर होता है बच्चे का, बिहेवियर क्या है कि बच्चा आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, बच्चा अगर बाहर सोसाइटी में जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। कुछ चीज़ें बिल्कुल ही नॉर्मल है, ग्रोइंग एज में, डेवलपमेंटल के एज में कुछ हार्मोन, जैसे एडोलसेंट की एज में अगर जा रहा है तो उसके हार्मोन्स जो है वो इतने ज़्यादा मेंटेन नहीं होते, तो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी बेबी क्या है, इरिटेट हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ें हैं। बस आपने ध्यान क्या देना है कि बच्चा कितना टाइम में, मतलब टाइम ड्यूरेशन आपको पता होनी चाहिए कि मेरा बच्चा 1 महीने से ही इरिटेट हो रहा है। अगर मैं उसको कुछ कह रही हूँ तो वो मेरा बात सुन नहीं रहा, 1-2 बार नहीं सुना कोई बात नहीं, ये थोड़ा मूड स्विंग भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चा स्कूल से आता है तो स्कूल में कुछ नोकझोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है साथ के फेलो के साथ, या टीचर कभी कभी कुछ बोल देता है, या कई बार हमारा नेबर कुछ बोल देता है। तो ये तो नॉर्मल चीज है। अगर आपका बच्चा पिछले 1 महीने से 2-3 महीने से कंटिन्यूटी में उसका बिहेवियर आपको चेंज लग रहा है कि वो इरिटेट हो रहा है, बिना किसी मतलब के वो अकेलेपन में जा रहा है। नॉर्मली क्या रहता है, बच्चों को थोड़ा नई चीजें एक्सप्लोर करने का होता है। जैसे अगर हम ग्रोइंग एज की बात करें, शुरू में बच्चे को होता है ये क्या चीज़ है, ये टेबल है, अच्छा ये लाइट है, ये क्या है, ये अम्ब्रेला है, ये एक्सप्लोर करते हैं। ये नॉर्मली एक हर बच्चे की यही टेंडेंसी होती है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अपने में ही उलझा जा रहा है, जो पहले चीज़ें पूछता था कि पापा ये क्या है, ये इसका क्या यूज़ है, अब वो बिल्कुल शांत है। ठीक है, जो बच्चा चाहता था कि मुझे ये भी चाहिए, पापा वो टॉय, मम्मा वो टॉय, मुझे बाहर जाना है, वो अपने में ही रह रहा है, प्लस इरिटेट होता जा रहा है। आप उसको कुछ कह रहे हैं तो वो मुंह बना रहा है, अलग से उसके फेस के आपको एक्सप्रेशन दिखने को मिलते हैं, एंगर इश्यूज उसका बढ़ रहा है। ये बातें कंटिन्यूटी में अगर आपको 1-2 मंथ में दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ें हैं जिनको आप में ध्यान रखना है कि क्या क्या ड्यूरेशन और क्या क्या टाइम पे।
कि किस किस टाइम पे ये हो रहा है, स्कूल के आने के बाद हो रहा है, स्कूल जाने के टाइम पे हो रहा है, या अगर आप जैसे अब्यूज, सेक्सुअली अब्यूज के केस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि कोई रिलेटिव आपके घर में आता है, स्पेशली जॉइंट फैमिली में क्या है, जैसे 10-10, 15-15 लोग एक ही घर में रह रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसी में बड़े भी हैं, भाई बहन मामा चाचा के लोग भी रहते हैं। तो अगर कोई रिलेटिव उनके पास आया और उस रिलेटिव ने उनसे कुछ बातें की हैं और उसके जाने के बाद ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं, टाइम, ड्यूरेशन और किस टाइम पे हो रहा है, तो ये चीज़ें स्पेशली आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। तो बच्चों को भले ही हम जितना भी बिजी रहे, हमारी दोनों आंखें बिजी है किसी और काम में, लेकिन तीसरी आंख हमारी हमेशा हमारे बच्चे पे होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, कहीं वो कोई चीज से छूट तो नहीं रहा है, दूर तो नहीं हो रहा है, वो आपसे बात करना बंद तो नहीं कर दिया है ना, वो अपनी मन की बात आपको बता रहा है, नहीं बता रहा है, किसी रिलेटिव से वो दूर तो नहीं भाग रहा है। हर चीज पे आपको नजर रखनी है। आप उससे पूछें ना पूछें ये बात अलग है, इसका टाइम स्पेंड करना अलग है, लेकिन नजर रखना बहुत जरूरी है। आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी बच्चे को, है ना। तो मैम एक चीज और है, जैसे कि काफी सारे हमारे आयुर्वेद में मेडिसिन, रसायन बताए गए हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती हैं। तो अगर आप हमारी जनता को 2-3 कुछ मेडिसिन बता पाए, कुछ ड्रग्स बता पाए, तो उनको भी अच्छा लगेगा। देखो, मेंटल हेल्थ में सबसे पहले तो मैं बोलूंगी काउंसलिंग इज मस्ट, ठीक है, भले ही वो पेरेंट्स की हो, भले ही वो बच्चे की। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे बच्चे को दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अगर वो स्ट्रेस में है तो उसे किस चीज़ का स्ट्रेस है, अगर वो किसी चीज़ से घबरा रहा है तो क्या है, वो हमने उसको कॉज फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ लव, हर बच्चे को लव चाहिए होता है, ठीक है, वो चाहे उसके दादा से मिले चाहे मम्मी पापा से मिले। तो पहले हमने उसको एक प्यार वाला चीज़ दिखाना और उसको हमने अपने कॉन्फिडेंस में लेना, ट्रस्ट बनाना हमने, कि अगर हम कोई भी चीज़ उससे पूछे तो बच्चा हमसे डरे ना, वो हमें फ्रेंडली एक तरह से बिहेव करना कि वो हमें आके बताए। अब मान लो कि आप पहले कभी आपने अपने बच्चे से नहीं पूछा कि आज आपके साथ क्या हुआ, तो आपको पहले दिन तो वो नहीं बताएगा ना, धीरे धीरे दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको आप कॉन्फिडेंस में लीजिए कि भाई मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे बताइए। तो धीरे धीरे आपका बच्चा आपको बताना शुरू करेगा। कम्युनिकेशन गैप आप उससे कम के, डेली रात को बैठ के मदर फादर को बच्चे की बातें सुननी चाहिए। बेटा आज आपने दिन में क्या किया, अभी नेक्स्ट आपका क्या है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके साथ, उसको दो पजल्स कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे। लाइक अगर आप एक रूम में बंद हो गए हैं तो आप उस टाइम पे रूम से बाहर लेके जाने के लिए क्या करेंगे। बाहर अगर आपको किसी ने पकड़ लिया है तब आप क्या करेंगे। किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया है या आपको किडनैप करने की कोशिश की है तब आपका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को घर में ही सिखानी चाहिए। अब अगर मैं आऊँ मेडिसिन के बारे में जो आयुर्वेद में बताई है, सबसे पहले तो ब्रह्मी का शरबत घर पे बना सकते हैं, नहीं तो हमारी फार्मेसी में ब्रह्मी बनता है। सरस्वतरिष्ट आप ले सकते हैं, शतावरी के ग्रैन्यूल्स आते हैं वो आप ले सकते हैं, शंख पुष्पी रसायन है वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी ओपीडी में स्वर्ण प्राशन बनाते हैं। स्वर्ण प्राशन इसमें क्या रहता है, हम गोल्ड की बसम यूज करते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाती है, मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इससे बच्चे की कॉग्निटिविटी ज़्यादा बढ़ती है, मेमोरी बहुत शार्प होती है और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारी ओपीडी में से आके आप स्वर्ण प्राशन ले सकते हैं जो हम हर पुष्य नक्षत्र के दिन देते हैं। और वैसे भी हम यहाँ पे फ्री स्वर्ण प्राशन मिलता है, आप कभी भी आइए अपने बच्चे को लेके, हम उसको ड्रॉप्स देंगे। तो मैम ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए हमें जो हम घर में अपना सकते हैं। एज ए पेरेंट हम लोग माँ बाप के रूप में ये अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे एक और सवाल आता है कि हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो वहाँ पे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका क्या फर्ज बनता है। घर में तो हम 1-2 बच्चे होते हैं हम लोग देख लेते हैं, लेकिन स्कूल में एक क्लास में 30, 40, 50 बच्चे होते हैं। तो मैम एक टीचर होने के नाते क्या कर सकते हैं वो लोग बच्चों के लिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो पहली बार ही मुझे किसी ने पूछा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी इसके ऊपर कि जैसे मैम ने बोला कि घर में तो हमारे पास 1 ही 2 बच्चे होते हैं, लेकिन स्कूल में मैक्सिमम 50 क्लास का हमें लगा सकते हैं कि 50 की स्ट्रेंथ है। तो उसमें मैनेजमेंट की तरफ से ही टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसमें उनको ये बताया जाना चाहिए कि आपने हर एक बच्चे के ऊपर कैसे फोकस करना है। जैसे 1 घंटे की क्लास है, उस 1 घंटे की क्लास में मान लो आप मैथ पढ़ा रहे हैं,
1 2 3 की क्लास चल रही है या मल्टीप्लिकेशन की क्लास चल रही है, उस टॉपिक पे कौन सा बच्चा जल्दी आपको सॉल्व करके दे रहा है थ्योरी और कौन सा बच्चा थोड़ा डिले काम कर रहा है। इसमें क्या रहता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं, जिनको थोड़ा लर्निंग में प्रॉब्लम है या एकदम से वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाती हैं, लाइक ADHD के जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। अगर वो पीछे बैठेंगे तो वो हमेशा वही हल्ला काटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे या शोर शराबा करेंगे। ADHD वाले बच्चे क्या रहते हैं, वो कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, उन्हें कहीं ना कहीं चाहिए, अभी वो यहाँ पे बैठे हैं फिर वहाँ जाएंगे। ऐसे बच्चे और जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं उनको हमेशा ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। तो टीचर को क्या है, हमेशा उनको पहले डेस्क पे बिठाना चाहिए, ताकि बच्चा जो पहले डेस्क पे बैठा है पूरे का पूरा नज़र उसकी, जो पूरे का पूरा टीचर की जो नज़र है वो हमेशा बच्चे के ऊपर रहेगी। तो बच्चे में एक फियर रहता है कि मैं बिल्कुल ही टीचर के सामने हूँ। सेकंड थिंग, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा होगा वो उसका अटेंशन भी जो है वो ज़्यादा जाएगा, वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि मेरा टीचर मेरे पास है, तो जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेगा और टीचर को भी रहेगा कि बच्चा मेरे सामने है तो मैं उसको ज़्यादा और उसके ऊपर टाइम दे सकूँ। ये चीज़ें साथ में टीचर्स को ये भी स्कूल में ट्रेनिंग देनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन की ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच बैड टच क्या है। प्लस अभी के टाइम में, मैं ये फॉरेन कंट्रीज में तो ये है ही, इंडिया में भी ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए। कराटे, टाइकोंडो वगैरह, सेल्फ डिफेंस बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे सिखाना। भले ही वो लड़का हो भले ही वो लड़की हो, उनको सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए। बिल्कुल, ये टेक्निक और ये सेल्फ डिफेंस बच्चों में कॉन्फिडेंस भी लाता है कि हम खुद को बचा सकते हैं। इससे क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ना बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाते, रोते नहीं है। आपने बहुत देखा होगा ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ छोटा सा कुछ भी हो गया तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, वो खुद को नहीं संभाल पाते हैं। तो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें उन्हें बिल्डअप करना चाहिए। और क्लास में भी मैम, जैसे कि टीचर्स का नॉर्मल रवैया क्या रहता है, ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो मैं इसको काम दूंगी, इसको प्रोजेक्ट्स दूंगी, इसको हेड बना दूंगी। हम लोग टीचर्स लोग नॉर्मली यही करते हैं, हमारा अटेंशन उसी बच्चे पे जाता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और पीछे जितने बच्चे छूट गए तो छूट गए, उनका नाम तक नहीं याद रहता टीचर्स को। तो यहाँ पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक बच्चे को अच्छे से पहचाने, उनमें एक स्किल कम हो तो दूसरी स्किल मौजूद होगी, उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, उनको काम पे लगा सकते हैं। बोलना चाहूंगी मैम कि रोटेशन वाइज कर देना चाहिए सीटिंग प्लान, कि अगर अभी 1 to 5 रोल नंबर वाले बच्चे आगे बैठे हैं तो वो पीछे जाएंगे, फिर पीछे वाला बच्चा आगे आएगा। इससे क्या है, स्टूडेंट की नज़र में भी टीचर बिल्कुल आमने सामने रहेगा और टीचर भी हर एक बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं कि आज ये वाले बच्चे हैं, हर एक बच्चे में फोकस जाएगा इससे, कौन सा बच्चा जल्दी कवर अप कर पा रहा है, कौन सा बच्चा लेट सोल्व कर पा रहा है। और बच्चों को भी ये नहीं लगेगा कि टीचर हम पे ध्यान नहीं दे रहे, उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे, तुम तो टीचर्स के फेवरेट हो। ये चलता है क्लासेस में, हम लोगों ने भी देखा है। तो ये चीज इक्वल हो जाएगी, टीचर्स की नजर में सब सेम हो जाएंगे, है ना। तो ये भी बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेगा, वो भी अपने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहेंगे। आज हमने बहुत सारी चीजें जानी मैम से, और आई होप आप लोगों भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए ये बातें मैम की अडॉप्ट करेंगे, आप लोग अपनाएंगे और अपने बच्चों को स्टडी करेंगे, उनकी हर एक हरकत को आप लोग स्टडी करिए, कहीं कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और वैसे ही क्लास में भी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो छोटा सा स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, एडोलेसेंस पीरियड में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी काफी बच्चे अपने शरीर में होने वाले चेंजेस को एक अलग तरीके से देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो वहां पर भी हमें काउंसलिंग करना है, बच्चों को समझाना है, पास बुला के बिठा के बातें करनी है, अपने बचपन की कहानियां सुनानी है ना, और बच्चों की भी सुननी है। तो चाहे आप घर पे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, बच्चों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ जब तक सही नहीं रहेगा तब तक हमारे समाज में डिप्रेशन के केसेस, एंजाइटी के केसेस, सुइसाइड के केसेस, आजकल आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स बहुत सारे थोड़ा सा फेलियर हो जाते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, उनको जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इस चीज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा ही रोल है, हम लोगों को ही ये करना है। आज मैम से बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए, और आगे भी हम चाहेंगे मैम हमारे कार्यक्रम में आए और हमें और भी अच्छी अच्छी बातें बताएं। आज के लिए
इतना ही। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में कौमार नृत्य की ओपीडी में मैम बैठती हैं। अगर आपको अपने बच्चे को लेके कोई भी दिक्कत हो, कोई भी साइकोलॉजिकल आपको उसमें बिहेवियरल चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं या फिर कोई अटेंशन डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहा है, उसको पढ़ाई वो जैसे कर रहा था उसकी पढ़ाई की एबिलिटी कम हो गई है, ऐसी कोई भी दिक्कत छोटी बड़ी आपको देखने को मिल रही है, तो आप बिल्कुल आइए। मैम ने काफी सारे रिसर्चेस किए हैं बच्चों के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम इन्होंने किया हुआ है। तो आप आइए, मैम से मिलिए, है ना। 26 नंबर ओपीडी में मैम बैठती हैं, तो आप बिल्कुल आके हमारे हॉस्पिटल में उनसे कंसल्ट करिए। इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों को मेरा नमस्कार।